जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से फटाफट से। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया, बताइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को। जी जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। PDF अपलोड हो रही है, हो जाए एक बार। ओके, सो हम कहां तक पढ़ लिए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो? प्री इंडिपेंडेंस हमारा खत्म हो गया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस में शुरू हो गए थे, हम यहां पर थे, राइट। तो इंडिपेंडेंस में जितने भी कमीशन याद करने के लिए, आई होप कि आप सब लोगों ने, कभी भी टेस्ट हो सकता है, सो ऐसा मत सोचिए कि स्टार्टिंग में नहीं टेस्ट होगा तो बाद में भी नहीं होगा। स्टक हो रहा है क्या? एक सेकेंड। चलिए, तो प्री इंडिपेंडेंस अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, क्योंकि उसके काफी सारे कमीशन हैं जो आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, बात के जो पॉइंट्स है, ठीक है, वो भी अपने आप में काफी। उसके साथ फिर हमारी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी 2020, ठीक है, वो भी अपनी काफी इंपॉर्टेंस रख रही है, ठीक है, तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसको स्टक हो रहा है? रुको, अभी बताओ, ठीक है, अभी क्लियर है? अगर क्लियर है तो बता दो।
अब ठीक है, तो ये एक एक कमीशन है, ठीक है, इससे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इन कमीशंस को अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कमीशंस आए थे, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे जैसे इंडिया बनाया गया, जिसका नाम क्या था, राधा कृष्णन कमीशन, ठीक है जी। सबसे पहले 849 में जिसका नाम था राधा कृष्णन कमीशन। कौन सा? राधा। यार मेरे एंड से तो सही है, यार क्या है, अब बताओ क्लियर है? अब सुन रहा है? तो सबसे पहले हमारे पास राधा कृष्णन कमीशन आया था। राधा कृष्णन कमीशन का मतलब, इसका जो नाम था सबसे पहले, कि इसमें मतलब जैसे इंडिया आजाद हुआ तो जो पहला कमीशन बनाया गया उसका टारगेट किस पे था? उसका टारगेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे था। किस पे था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे था। उन्होंने जो राधा कृष्णन कमीशन है, तो आप ये मान के चलो कि जो राधा थी वो कहां पे पढ़ती थी? यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। आप इससे याद रख सकते हो कि जो राधा है वो कहां पे पढ़ती थी? वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, ठीक है जी। यार ये अनअकैडमी के सर्वर की प्रॉब्लम है पक्का, ये पक्का अनअकैडमी के सर्वर की प्रॉब्लम है। मेरे एंड से तो सब सही चल रहा है यार। चलो, तो ये कमीशन बनाया गया जिसका टारगेट था यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे। इसने एक बात बोली क्या करने की, कि हम रूरल यूनिवर्सिटीज को सेटअप करेंगे। किसको? रूरल यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया जाएगा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 वाज द फर्स्ट कमीशन ऑन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, पहला कमीशन था इंडिपेंडेंस के बाद। इट मेजर एम्फेसाइज ऑन द हायर एजुकेशन बट आल्सो टच्ड अपॉन द इश्यूज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। तो ये जो मेन कमीशन था, इसका जो मेन टारगेट था वो तो आप लोगों का कौन सा था? वो तो यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसका नाम ही कौन सा था? यूनिवर्सिटी कमीशन। याद रखिए इस कमीशन का दूसरा नाम कौन सा था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इसका दूसरा नाम था। इस वजह से इसका जो मेन एम था, जो इसका मेन एम था, वो तो क्या करना था? वो तो यूनिवर्सिटीज पे ही फोकस था। किस पे फोकस था? वो तो पूरे का पूरा किस पे फोकस था? यूनिवर्सिटीज पे ही फोकस था। बट फिर भी कहीं ना कहीं इसने स्कूल के लिए भी कुछ कुछ बातें हैं वो बोली थी। द कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है, नाम से पता चलता है डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन है, तो राधा कृष्णन की चेयरमैनशिप के अंडर इसको सेटअप किया गया था। राधा कृष्णन कमीशन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिफाइन द वाइटल टास्क ऑफ हायर एजुकेशन। इन्होंने जो हायर एजुकेशन के बहुत सारे टास्क है उसको डिफाइन किया कि कौन सा काम किस तरीके से होना चाहिए, कौन सा काम किस तरीके से होना चाहिए। द एम ऑफ यूनिवर्सिटी शुड बी प्रोड्यूस एबल सिटीजन हु कैन टेक अप नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वेरियस फील्ड। तो इसके अंदर ये बोला गया था कि भाई एक ऐसे सिटीजन निकलने चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी से जो कि एबल सिटीजन हों। समझ रहे हो ना? जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से ही जुड़े हुए हों, वो देश की प्रगति में, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना रोल प्ले कर पाए, ठीक है जी। देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, देश की प्रगति में अपना रोल प्ले कर पाए, वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो। क्या हो? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, पढ़े लिखे हो बिल्कुल। The university has to produce able administrator and suitable workers in various occupations। तो कहीं ना कहीं इन्होंने लीडरशिप, वैल्यू एजुकेशन और करेक्टर बिल्डिंग पे क्या किया था? फोकस किया था। किस किस पे फोकस किया था? लीडरशिप, करेक्टर बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर एजुकेशन में अच्छे लोगों को आगे लेके आने की बात हो रही थी। The commission recommended that standard of admission to university course should
corresponded to the present intermediate after 12 years. तो इन्होंने बोला था कि जो हायर एजुकेशन है वो कब से शुरू होगी, वो 12वीं के बाद ही शुरू होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। हायर एजुकेशन जैसे आज का जो सिस्टम चल रहा है, आज भी तो यही माना जाता है कि जो हायर एजुकेशन है वो 12वीं के बाद शुरू होती है, आफ्टर 12। तो इस कमीशन ने भी यही रिकमेंडेशन दी थी कि 12वीं के बाद ही ये जो चीजें हैं उसकी शुरुआत होगी। इट रिमार्क दैट आवर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम रिमेन द वीकेस्ट। इन्होंने ये भी बोला था, चाहे ये कमीशन था वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, बट इन्होंने एक एक कंक्लूजन निकाला कि जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है ना, जो हमारी स्कूल की एजुकेशन है, वो इस टाइम पे हमारा वीकेस्ट लिंक है। हम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं किसमें, अपने सेकेंडरी एजुकेशन में। तो हमें सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। द कमीशन स्टेटेड दैट फंक्शंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इज टू प्रोवाइड गुड जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन की बात की गई है, which will not only prepare people for university work but at the same time him to practical work। समझ रहे हो ना, वही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहें, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी चाहिए। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, रूरल यूनिवर्सिटीज की बात हो रही थी, तो स्कूल और यूनिवर्सिटी के फंक्शंस को अलग अलग करने की बात की गई थी। The functions of school should be provided suitable education to those who join higher education and also to those who have not intention to proceed further। तो स्कूल का पर्पस था सभी को पढ़ाना, चाहे कोई बंदा हायर एजुकेशन में आगे जाना चाहता है या नहीं। ठीक है जी, एक जनरल सिस्टम था एजुकेशन का। जनरल एजुकेशन इसका कीवर्ड है जो आप लोगों ने याद रखना। कौन सा, जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन, ठीक है, ये इसके कुछ कीवर्ड्स हैं। Education of both sets combined together where some school could train students to work in agriculture, industry and in commerce। अभी बताया था कि इसमें रूरल यूनिवर्सिटीज की बात हो रही थी। The University Education Commission laid great stress on the introduction of general education thought। ठीक है, ये सभी के लिए, मतलब एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो सभी के लिए हो, जनरल हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, वो उस एजुकेशन को क्या कर सकता है, ले सकता है। The commission clearly wanted that school should diversify its outcome in such a way that many could effectively participate in real life by taking up job और self employment। वही किसकी बात हो रही है, रियल लाइफ में, कि बच्चे किताबों से बाहर एक रियल लाइफ के लिए तैयार हों। एक वोकेशनल एजुकेशन की बात की जाए, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की बात की, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की बात की। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, एक मैंने कल आप लोगों को लिंक भी भेजा था प्री इंडिपेंडेंस से पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली क्लास का, यूट्यूब वाली क्लास का, और मैंने आपको बोला था कि उसको सैटरडे और संडे को देखी। ठीक है, कल और परसों देखिएगा जिन्होंने नहीं देखी है। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका ये पूरा टॉपिक ना रिवाइज हो जाएगा। यहां से आप एक बार पढ़ लोगे, वहां से जाके आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। जरूर से उसको देखना है आप सब लोगों ने। उसके बाद आया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। वो हमारा कौन सा था, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था। अब ये आएगा हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो इसके बाद आया, जो इसके 4 साल के बाद आया, मुदालियर कमीशन जिसको बोला जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो बोला जाता है आप लोगों का मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन, the concern of education articulated during the freedom struggle was revisited by national commission, the secondary education commission and education commission। तो टोटल 3 कमीशन आए। पहला कमीशन आया नेशनल कमीशन, जो हमारा यूनिवर्सिटी कमीशन था 48-49 वाला। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको मुदालियर कमीशन बोला जाता था 52 और 53 में, और उसके बाद एजुकेशन कमीशन जो आपका कोठारी कमीशन था। ये कमीशन कौन सा था, ये आप लोगों का कोठारी कमीशन। ये इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोठारी कमीशन है वो अपने आप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वो भी पढ़ेंगे। इट इज आल्सो नोन एज मुदालियर कमीशन। तो आपको चाहे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पूछा जाए, चाहे आप लोगों को मुदालियर कमीशन पूछा जाए, तो आप उसको दिमाग में रखिएगा कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है।
महात्मा गांधी एजुकेशन फिलॉसफी, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो महात्मा गांधी की फिलॉसफी है उसी को आगे लेके जा रहे थे, क्योंकि हम नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम चाहते थे कि नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट हो, अच्छे सिटीजन है वो हम प्रोड्यूस करें, अच्छे सिटीजन है उसको क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। A separate education commission was appointed under the chairmanship of Lakshman Swamy Mudaliar, Dr. Lakshman Swamy Mudaliar in 1952 to address the issues related to school education. अब ये कमीशन किससे रिलेटेड था, ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड था। जैसे इससे पहले वाला कमीशन था उसका मेन टारगेट यूनिवर्सिटी पे था, इसका मेन टारगेट किस पे था, स्कूल एजुकेशन। ये किसके बारे में बात कर रहा था, ये स्कूल एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था। इट वाज टॉकिंग अबाउट स्कूल एजुकेशन। It recommended introducing a 3-year secondary and 4-year higher education system. तो जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, जब मुदालियर कमीशन था, उसने 3+4 वाला एक सिस्टम दिया, 3+4, 3-4 याद रखिएगा, 3-4, 3-4 का मतलब 3 साल का सेकेंडरी और 4 साल का हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जो बाद में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बट इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी। इट ऑल्सो एडवोकेटिंग ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसे पहले वाला जो कमीशन रूरल यूनिवर्सिटीज को सेटअप करने की बात की थी, इसने दो चीजों के बारे में बोला था, एक मल्टीपर्पज स्कूल, एक मल्टीपर्पज स्कूल और एक वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग है वो दी जाए, उसके बारे में बोला गया था। has envisaged developing democratic citizens, emphasize that democracy is based on faith and dignity and worth of every single individual, where the innate worthfulness cannot be placed either by economic or racial or social consideration। ये बात बोली गई थी कि भाई सारी चीजों पे फोकस होना चाहिए, देयर शुड बी फोकस ऑन ऑल द थिंग्स। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही एस्पेक्ट पे हम फोकस करेंगे, वी विल फोकसिंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, हम हर एस्पेक्ट के बारे में क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, किसकी, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही थी। कि हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोशल लेवल पे डेवलप करना है, हमें इकोनॉमिक लेवल पे डेवलप करना है, हमें ओवरऑल लेवल पे डेवलपमेंट की जरूरत है। वी नीड टू डेवलप ऑन ओवरऑल सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम। उसके बाद 1961 में, ठीक है, ये इसके तीन पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। कौन सा, मल्टीपर्पज, वोकेशनल एजुकेशन, हाँ, और होम साइंस का इंट्रोड्यूस किया गया था लड़कियों के लिए। होम साइंस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था किसके लिए, गर्ल्स के लिए। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और इसके अंदर एक स्कूल्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज भी इंट्रोड्यूस की गई, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, फॉर स्कूल्स, स्कूल्स के लिए मेडिकल फैसिलिटी दी गई, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन भी लिख लो यहां पे, नो डिस्क्रिमिनेशन। एग्रीकल्चर पे फोकस था, इंडस्ट्री पे, कॉमर्स पे, वोकेशनल एजुकेशन पे, होम साइंस पे, मेडिकल फैसिलिटीज पे, मल्टीपर्पज स्कूल है, ये सारी चीजों पे क्या किया गया था, टारगेट किया गया था, इन सारी चीजों पे फोकस रखा गया। उसके बाद 1961 में एक इमोशनल इंटीग्रेशन पे एक कमेटी सेटअप की गई, जिस कमेटी का नाम क्या था, कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन। किसके अंडर, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, टू स्टडी द रोल ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ इन जनरल एंड स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। कि जो इमोशनल लेवल पे इंटीग्रेशन की जरूरत है, ठीक है, समझ लो ना, आईक्यू के साथ ईक्यू की भी जरूरत है, तो उस चीज को टारगेट करने के लिए कौन सी कमेटी सेटअप की गई थी, कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन।
कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन ये सेटअप की गई थी। किसके अंडर? डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, इस बंदे का नाम याद रखना आपने, डॉक्टर संपूर्णानंद इस बंदे का नाम। उसके बाद फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कमीशन है वो है कोठारी कमीशन, जिसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। जैसे सबसे पहला था यूनिवर्सिटी कमीशन था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, उसके बाद फिर ये नेशनल एजुकेशन कमीशन की बात की। नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसको आप कोठारी कमीशन भी बोल देते हो, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट कमीशन है, जिससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डीएस कोठारी का मतलब दौलत सिंह कोठारी है। यहां पर दौलत सिंह कोठारी, क्योंकि इनकी जो रिकमेंडेशन थी ना, ये आप मान के चलो कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन था। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो जो कमीशन बन रहे थे ना, जो जो कमीशन बन रहे थे वो सारे ना किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बन, जैसे यूनिवर्सिटी के लिए अलग से बन रहा है, स्कूल के लिए अलग से बन रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अलग से बन रहा है। ये एक ऐसा कमीशन आया जिसने हर सेक्शन को टारगेट किया। इसने हर चीज के बारे में बोला कि हमें हर चीज पे फोकस करना चाहिए। मतलब इसने A to Z चीजों को क्या किया, कवर किया। इट कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो एजुकेशन से रिलेटेड हर सेक्टर है उसकी बात की गई। द कमीशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑन 14 जुलाई 1964। पहले तो डेट याद रखनी है, किसके अंडर? जो दौलत सिंह कोठारी थे, देन चेयरमैन ऑफ यूजीसी। द कमीशन वाज टाइटल एज एंड। इस रिपोर्ट को आप एंड रिपोर्ट के नाम से याद रख सकते हो। एंड रिपोर्ट मतलब एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट का नाम क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। और इसके अंदर ना इन्होंने 4 मेन थीम्स थी। इसके अंदर 4 मेन थीम्स थी, जिसको आप PIMs के याद रख सकते हो, पिम्स। मतलब पहला थीम है वो प्रोडक्टिविटी से है, दूसरा इंटीग्रेशन मतलब सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन है, देन आता है एजुकेशन के साथ मॉडर्नाइजेशन, और देन आता है सोशल, स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज। तो इसमें एक छोटा सा निमोनिक याद रखना आपने, पिम्स की। इस रिपोर्ट में 4 मेन थीम्स थी जिसको टारगेट किया गया था। देयर वर मेन 4 थीम्स जिसको टारगेट किया गया था। पहला, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, की हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, दोनों, चाहे सोशल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे इंटीग्रेशन है, उसकी बात की जाएगी। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया जाएगा, और साथ में जो जितनी भी सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, उन सारी वैल्यूज को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे इसके 4 थीम्स हैं, दैट इज रिलेटेड विद द थीम्स, दैट इज रिलेटेड विद द कोठारी कमीशन। अब कोठारी कमीशन ने एजुकेशन फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब जो पहला थीम था वो क्या था कि हाँ भाई, हम एजुकेशन देंगे जिससे प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। जिसमें ये बोला गया था कि साइंस को एजुकेशन का मेन एलिमेंट बना दीजिए। किसको? साइंस को। साइंस को मैंडेटरली इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि हम, क्योंकि देखो साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस वजह से बोला गया था कि साइंस पे फोकस किया जाए। और एक SUPW का कंसेप्ट आया था, जो मैनुअल वर्क होता है उसको वैल्यू देने के लिए। अब SUPW का मतलब क्या हुआ? सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क इसके अंडर आया, और उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी का रिसर्च है जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, उसको भी एनहांस करने की बात की गई। उसको भी क्या करने की बात की गई? उसको एनहांस करने की बात की गई। तो ये हो गया आपका SUPW। ठीक है, एक SUPW की आप लोगों ने यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखनी। ठीक है, समझ आया? तो साइंस को बेसिक एलिमेंट बनाने की बात की गई, SUPW का कंसेप्ट आया, वोकेशनल एजुकेशन का कंसेप्ट आया, और जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे साइंस और टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेज हैं उनको बढ़ावा देने की बात की गई कि इनको और आगे लेके जाने की जरूरत है। अगर हम इनको आगे लेके जाएंगे तभी हम आज के टाइम पे क्या कर सकते हैं, ओनली देन वी कैन ग्रो इन टुडेस वर्ल्ड। आज के टाइम पे अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो हमें इन चीजों को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, देन आता है सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन। सेकंड थीम क्या थी? एजुकेशन फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल एंड सोशल इंटीग्रेशन इज द
प्री कंडीशन फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेशनल और सोशल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू द कमीशन, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। द कमीशन मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन फॉर स्ट्रेंथनिंग सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये किया कैसे जाएगा, सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन किया कैसे जाएगा, उसके लिए इन्होंने कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले इन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। कॉमन स्कूल का मतलब क्या हुआ कि भाई एक स्कूल है, वहीं पे सब लोगों को पढ़ाई करवाई जाएगी। फिर ऐसा नहीं है कि भाई अमीर अलग जगह पे पढ़ेंगे, गरीब अलग जगह पे पढ़ेंगे, सरकारी अलग है, प्राइवेट अलग है। एक कॉमन स्कूल का सिस्टम मतलब स्कूल फॉर ऑल, सारी चीजें एक ही जगह पर हम लेके आए। ब्रिज द गल्फ बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल एंड मासेस, सोशल एंड नेशनल सर्विस एट द इंटीग्रल पार्ट, सभी को बराबर रखा जाए। और एक ना लैंग्वेज का कंसेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस किया था कि हिंदी एक मदर टंग, एक हिंदी और एक मॉडर्न लैंग्वेज है, वो स्कूल में पढ़ाई जाए। मतलब 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि एक तो मॉडर्न लैंग्वेज हो कोई भी, जैसे इंग्लिश है। दूसरा दूसरा जैसे हम अपनी मदर टंग, ठीक है, अगर मैं पंजाब से हूं तो पंजाबी में पढ़ाया जाएगा। अगर कोई दूसरी स्टेट से है तो उसको उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ही विल बी टीच, उसको उस अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो मदर टंग में एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बी में क्या, इसमें तो कुछ नहीं है, बस गैप दूर करना है लोगों के बीच में, जैसे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड है, वो अलग अलग तरीके के, मतलब समझ रहे हो ना, एक वो जो गैप रहता है ना पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के बीच में, उस गैप को क्या करना है, किसी तरीके से हमें फिल करना है। अब कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब मैंने वही बताया था, कॉमन स्कूल मस्ट बी ओपन फॉर ऑल चिल्ड्रन इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी। तो ये जो ओपन स्कूल सिस्टम है, इसका मतलब यही था कि भाई सब लोगों को स्कूल में पढ़ने की इजाजत मिलेगी। समझ रहे हो ना, हर बंदे को स्कूल में पढ़ने की इजाजत मिलेगी। देयर विल बी नो ट्यूशन फीस, गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होने चाहिए। और इसमें कुछ चीजों को फोकस किया गया, रिमूविंग एग्जिस्टिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टीचिंग वर्किंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट, ऑल स्कूल शुड प्रोवाइड विद मिनिमम कंडीशन नेसेसरी। हर स्कूल्स के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जो पढ़ाई के लिए बेसिक सिचुएशंस होती हैं, जो बेसिक कंडीशंस है, वो प्रोवाइड की जाए। और ट्यूशन फीस को रिमूव करने की बात की गई थी प्राइमरी लेवल पे 4th 5 ईयर प्लान में, और सेकेंडरी लेवल में 5th 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस करनी। राइट, तो ये ओपन कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई कि स्कूल्स में जो कॉमन सिस्टम है उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किस तरीके से इन सारी चीजों पे काम किया जाएगा। और इसके साथ एक नेबरहुड स्कूल की भी बात की गई। नेबरहुड स्कूल का मतलब क्या हुआ कि जो 1ली और 5वीं तक के बच्चे हैं और 6वीं और 8वीं तक के बच्चे हैं, 1ली और 5वीं तक के बच्चों को कितने किलोमीटर के एरिया में स्कूल मिलना चाहिए, याद है किसी को? 1 किलोमीटर के अंदर अंदर इनका स्कूल होना चाहिए। और जो 6वीं और 8वीं तक के बच्चे हैं, इनको 3 किलोमीटर के अंदर अंदर इनका स्कूल है वो मिल जाना चाहिए। ठीक है जी, 1ली और 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनका जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर, मतलब मेरे घर से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर एक स्कूल होना चाहिए। और जो बच्चे 6वीं और 8वीं में पढ़ते हैं उनका 3 किलोमीटर के अंदर अंदर एक स्कूल होना चाहिए। दिस कंसेप्ट वाज नोन एज नेबरहुड स्कूल। वो कॉमन स्कूल था, यहां पर नेबरहुड स्कूल की बात की जा रही है। किसकी बात हो रही है? नेबरहुड स्कूल की बात की जा रही है कि उनके पड़ोस में ही वो स्कूल है वो होना चाहिए। देन आया एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ? मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हुआ? टू कीप पेस विद मॉडर्नाइजेशन
ग्रेटर एम्फेसिस मस्ट बी प्लेस्ड ऑन वोकेशनल सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट एंड रिसर्च। तो वो सब्जेक्ट्स जो टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है, वो सब्जेक्ट, हाँ, इंडियन एजुकेशन सर्विस है। आईईसी। तो ये बोला गया कि हम उन सब्जेक्ट्स पे बच्चों को ज्यादा फोकस करेंगे, या उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा हम टारगेट करेंगे जो सब्जेक्ट्स किसको किसको टारगेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो साइंस से रिलेटेड है। दीज आर द बेसिक फंड फॉर दिस पर्पस। इसके लिए क्या किया गया, द कमीशन मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। इसके लिए कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी? अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये बोला गया कि जो टीचिंग है ना, उसके नए मेथड्स को अडॉप्ट किया जाए। एजुकेटिंग पीपल एट ऑल स्टेज ऑफ सोसाइटी। हर सोसाइटी के मतलब सोसाइटी के हर सेगमेंट के लोगों को पढ़ाया जाए। एम्फेसाइजिंग टीचिंग ऑफ साइंस एंड वोकेशनल। ठीक है जी, मैंने आपको अभी बता दिया है कि साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स पे टारगेट किया गया। और यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस इन कंट्री। और ये भी बोला गया कि इंडिया के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए जो वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज। समझ आया? ऐसी यूनिवर्सिटीज बनानी है हमें जो वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज हो, टॉप लेवल, जैसे ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ये जो बाकी की यूनिवर्सिटीज आती हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज है ना वर्ल्ड की, उस तरीके की यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडिया में बननी चाहिए। इसने ये बोला। चौथा आया, ये तो सिंपल है, एजुकेशन फॉर सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। चौथा एम है वो क्या बोलता है कि जो एजुकेशन है वो सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज के लिए होनी चाहिए। The national system of education should emphasize the cultivation of social, moral and spiritual values among students। कि जो स्टूडेंट्स है ना, उनके अंदर हमें सोशल वैल्यूज को भी इंप्लीमेंट करना है, मॉरल वैल्यूज को भी, स्पिरिचुअल वैल्यूज को भी क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। फॉर दिस पर्पस इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन। सबसे पहले द सेंटर वैल्यूज सब मॉरल वैल्यूज के लिए एक अलग से सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाएगा उनको। ठीक है जी, वो सब्जेक्ट है वो उनको पढ़ाया जाएगा। किसमें? जो जिस मतलब उनको एक सिलेबस दे दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर का क्या दे दिया जाएगा, उनको सिलेबस दिया जाएगा कि यहां पर आपको मॉरल वैल्यूज दी जाएगी। ठीक है जी, मतलब देखो पहली बात तो क्या की कि सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। कौन सा? सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज। और उसके लिए उनको सब्जेक्ट्स भी अलॉट किए जाएंगे, उनको क्या बोलते हैं उसको, पीरियड्स भी अलॉट किए जाएंगे कि भाई आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में दिया जाएगा। राइट? देखो एक तो ना आप लोग अपनी ऐप को अपडेट करके रखा करो यार, क्योंकि कई बार ना अपडेट ना होने की वजह से भी होता है। कई बार क्या होता है, अपडेट ना करने की वजह से भी चीजें, क्योंकि देखो अब अपडेट होती रहती है ऐप टाइम टू टाइम, इस वजह से आप उसको ना एक बार प्ले स्टोर में जाके देखा करो, अपडेट कर लिया। स्टक होने के बाद भी बेटा दोबारा समझा दिया। पहली बात तो क्या की गई कि भाई बच्चों को सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात की गई कि उनको मॉरल वैल्यूज दी जाए, उनको स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं वो इंट्रोड्यूस की जाए। जिसके लिए उन्होंने पहले क्या बोला कि उनको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएं, उनके सिलेबस में ये चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाए, बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से ये चीजें पढ़ाई जाए। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट शुड बी स्पेशली कंसर्न विद द वेज इन विच दीज वैल्यूज कैन बी टॉट। और यूनिवर्सिटीज के लिए प्रॉपर क्या दी जाए, गाइडलाइंस दी जाए
कि यार ये काम आप लोगों ने इस तरीके से करना है, ठीक है जी। उनको बताया जाए कि आप लोगों ने इस तरीके से एक्शन लेना है, इस तरीके से आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाना है। दैट्स द ओनली थिंग दे नीड टू वर्क। उसके बाद जो कमीशन की रिपोर्ट है ना, उसको उन्होंने 4 टुकड़ों में जो रिपोर्ट प्रेजेंट की, उसके उन्होंने 4 पार्ट्स बनाए, ठीक है। टोटल 4 पार्ट्स की रिपोर्ट है वो दी। कौन कौन से थे? जो पहला पार्ट था या पहला सेक्शन था, उसमें तो जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है जी। सिर्फ जनरल प्रॉब्लम्स जो हमारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको फोकस किया। देन दूसरा जो सेक्शन था उसमें स्टेजेस ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन की कौन कौन सी स्टेजेस होनी चाहिए। देन आया रिकमेंडेशन और लास्ट में आया सप्लीमेंट्री पेपर। देखो पहला होगा जनरल और लास्ट होगा सप्लीमेंट्री, सेकंड होगा स्टेजेस और थर्ड होगा रिकमेंडेशन। कितना आसान है याद करना, सिंपल। 4 सेक्शंस की बात हुई, 4 सेक्शंस। पहला सेक्शन था जो जनरल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा था, और लास्ट था वो सप्लीमेंट्री पेपर, मतलब जो एडिशनल पेपर्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही थी। जो सेकंड है उसमें स्टेजेस ऑफ एजुकेशन की बात की गई थी कि एजुकेशन की स्टेजेस हैं, और थर्ड है जो प्रोग्राम है वो सुजेस्ट किए जाएंगे इंप्लीमेंटेशन को, ऐसा, राइट। सप्लीमेंट्री जो एडिशनल पेपर्स हो जाएंगे बेटा, सप्लीमेंट्री समझते हो ना, जो एडिशनल पेपर्स होंगे, मतलब कुछ एडिशनल कंटेंट है वो दिया जाएगा, ऐसा बोल सकते हो। अब इसमें ना 2 चीजें और हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इट वाज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। ये जो रिपोर्ट आई थी ना, ये अभी तक की जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उन सभी में से सबसे ज्यादा क्या थी, कॉम्प्रिहेंसिव थी, ठीक है। क्योंकि अभी तक जितने भी कमीशन आए थे वो या तो स्कूल के बारे में बोलता था या किसी कॉलेज के बारे में बोलता था, बट इसने सब चीजों पे फोकस किया। और ये कमीशन अपने आप में यूनिक था। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि इसने कॉम्प्रिहेंसिव वे से हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात बोली। क्या? कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक तरीके से हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है। पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करना है। और दूसरा, एक ब्लूप्रिंट दिया इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के लिए कि आने वाले टाइम में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी प्रोवाइड किया। दे आल्सो प्रोवाइडेड अ ब्लूप्रिंट कि आने वाले टाइम में, आने वाले 10-20 साल में, 50 साल में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके का होना चाहिए, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी प्रोवाइड किया, ठीक है। अब इसमें कुछ और नई चीजें हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो 10+2+3 के लिए ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ। अगर प्रीकर्सर के बारे में पूछा जाए 10+2+3, तो उसमें सैडलर कमीशन आता है। वो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि अगर 10+2+3 सिस्टम के प्रीकर्सर के बारे में, कि सबसे पहले 10+2+3 के बारे में बात किसने बोली थी, तब आप लोगों ने बोलना है सैडलर कमीशन ने। और अगर इसको रियल शेप देने की बात की जाए या रिकंस्ट्रक्ट या यूनिफॉर्म सिस्टम बनाने के लिए पूछा जाए, तो फिर उसमें आप लोग याद रखोगे कौन सा, कोठारी कमीशन की। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था? दिस वाज गिवन बाय द कोठारी कमीशन। इन्होंने मैन पावर अप्रोच पे फोकस किया। मैन पावर अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं ना, जो एजुकेशन सेक्टर है, उन उसमें स्किल्स पे फोकस होना चाहिए, समझ रहे हो ना। सोशल ट्रांसफॉर्म अगर आप करना चाहते हो, अगर आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें स्किल्स की जरूरत है। उन स्किल्स को हम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, उन स्किल्स को हम कॉमर्स में यूज कर सकते हैं, उन स्किल्स को हम ट्रेड में यूज कर सकते हैं। तो स्किल्स पे फोकस किया गया। देन इन्होंने ये भी बोला कि टीचर्स के रेम्यूनरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि जो टीचर्स को पैसा दिया जा रहा है वो उनकी टीचिंग के मुकाबले कम दिया जा रहा है, बहुत कम दिया जा रहा है। टीचर्स को और पैसा मिलना चाहिए, ये बात बोलेगी। और दूसरा,
6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए एज पर आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की प्रोविजन भी यहां पर दी गई। उसके साथ 3 साल का डिग्री और 4 साल का ऑनर्स कोर्स और साथ में आईईएस दैट इज इंडियन एजुकेशन सर्विस को इंट्रोड्यूस करने की बात की। राइट? अरे ये डीपीएसपी लिखा तो हुआ है, ये इसी को लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और साथ में बोला गया कि हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको अगर इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए आईईएस दैट इज इंडियन एजुकेशन सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसने 6% बोला कि हमारी जीडीपी का 6% हिस्सा किस पे लगना चाहिए, हमारे एजुकेशन पे लगना चाहिए। 6% हिस्सा जीडीपी का किस पे लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए। तब से नहीं लगा, इसको फाइनल अप्रूवल 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मिला। 2020 में इसको अप्रूवल मिली है, समझ रहे हो ना। तब से लेके हम ऐसी बस धक्के ही खा रहे थे, बस बोले जा रहे थे 6% लगाओ लगाओ लगाओ, तो लगा दो ना। जब कोठारी आज से 70 साल पहले ये बात बोल गए हैं तो तुम उससे 70 साल के बाद इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो कैसे चलेगा, है ना। नहीं चलेगा ना, इस वजह से। द कमीशन एम्ड एट एग्जामिनिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसके बारे में हम पहले बात बोलते हैं कि भाई इंप्लीमेंट सारे सेक्टर्स की बात की जाए, जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन। और इसी की रिकमेंडेशन पे इंडिया की फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी। राइट? इसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसी ने रिकमेंड किया था कि इंडिया की एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ, इसमें 5 कंट्रीज ने पार्ट लिया था। फ्रांस, ये मैं भूल गया बताना आप लोगों को, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, जापान और इंग्लैंड। तो FARJE ये इसका 5 लोगों का एक निमोनिक सा है, वो अपने दिमाग में रख सकते हो। तो ये आप लोगों का पूरे का पूरा कोठारी कमीशन था। इसमें वही है कि 10+2 3 का सिस्टम होना चाहिए। हर 5 साल के बाद ये बोला गया था कि हर 5 साल के बाद हम चीजों को रिव्यू करेंगे। राइट? यस और नो? 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद हम अपने एजुकेशन सिस्टम को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। अरे फर्जी का मतलब बेटा ये 5 कंट्रीज के नाम है। F फॉर फ्रांस, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, R फॉर रशिया, J फॉर जापान और E फॉर इंग्लैंड। ये 5 कंट्री के लोगों ने भी इस कमीशन की रिकमेंडेशन में पार्ट लिया था। इसी वजह से ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन बना। समझ रहे हो ना? दिस इज द रीजन इट वाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन। यही रीजन था कि इसको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन बोला गया, क्योंकि इसके जो इसकी जो फाउंडेशन है वो एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई थी। किस तक पहुंच गई थी? इंटरनेशनल लेवल तक इसकी फाउंडेशन है वो पहुंच चुकी थी। हाँ, हर 5 साल के बाद अपने एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करने की बात की गई, ताकि देखा जा सके कि पिछले 5 साल के अंदर हमने कुछ किया है या नहीं किया, कि जो पिछले 5 साल हैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। इज देयर एनी काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट, इज देयर और नॉट, किसी तरीके की इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, यस।
और उसके बाद क्या है, इन्होंने ना एक, अभी खत्म नहीं हुआ यार, वहां पर एक कितना है, अभी बहुत पड़ा है अभी तो। अच्छा, यहां पर ना इन्होंने देखो, पहले पहले जो प्री प्राइमरी होता था ना, प्री प्राइमरी होता था ना, उसको किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और प्री बेसिस बोला जाता था। अब इसको बोल दिया कि इन सारे चीजों को रिमूव करके क्या नाम दे दिया जाए, प्री प्राइमरी बोल दिया जाए। क्या नाम दे दिया जाएगा, प्री प्राइमरी दे दिया जाएगा। और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको लोअर प्राइमरी का नाम दे दिया जाएगा, 4th स्टैंडर्ड तक। ठीक है जी, जो पहले किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी होता था उसको प्री प्राइमरी का नाम दे दिया, और जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसको लोअर प्राइमरी का नाम दे दिया। और स्कूल को 10वीं तक, मतलब 5वीं से लेकर 10वीं तक का जो स्कूल है उसको अपर प्राइमरी, हायर प्राइमरी बोल दिया गया और हायर स्कूल बोल दिया गया। ठीक है, और 11वीं और 12वीं को प्री यूनिवर्सिटी और हायर सेकेंडरी का नाम दे दिया गया। ठीक है, इसको ना एक चार्ट की फॉर्म में लिख लीजिएगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। इसको ना चार्ट की फॉर्म में लिख लीजिएगा कि इसको ये नाम दिया गया, इसको ये नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है, इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे कि इसका आप एक चार्ट बना लेना। ठीक है, इसका आप एक चार्ट बना लीजिएगा, क्योंकि चार्ट बना लोगे तो याद रहेगा लंबे समय तक। उसके बाद ग्रेजुएशन 3 साल की, वही 12वीं के बाद। ये देखो, पहले प्राइमरी एजुकेशन, फिर सेकेंडरी, और फिर हायर एजुकेशन। ठीक है, 3 लेवल्स, 10+2+3। ठीक है, 10वीं तक प्राइमरी एजुकेशन एक तरीके से, 12वीं वाली उसको सेकेंडरी एजुकेशन बोल दिया गया, और उसके बाद जो 3rd लेवल है उसको हायर स्टडीज का नाम दे दिया गया, हायर स्टडीज का नाम दे दिया गया। उसके साथ साथ इन्होंने बोला कि जो हमारे एग्जामिनेशंस है ना, उसमें एक रिफॉर्म्स की जरूरत है, ताकि जो हमारे एग्जाम है ना, जो हमारे पेपर हो रहे हैं, उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को बढ़ाया जा सके। समझ रहे हो ना, ऐसा ना हो कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं। हमारे एग्जाम्स की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को और एनहांस करने की जरूरत है, हमें एजुकेशन सिस्टम को और ऊपर लेके जाने की जरूरत है। राइट, अब एजुकेशन को इक्वलाइज किया गया। इक्वलाइज समझ रहे हो ना, कि जो डिस्क्रिमिनेशन थी, जितनी भी जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही हैं, उन सारी डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। सबसे पहले रीजनल इम्बैलेंसेस को खत्म किया जाएगा, कि जैसे ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्थ में सब अच्छी एजुकेशन हो रही है, साउथ में अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। तो जो रीजन वाइज इम्बैलेंसेस हो रहे थे, ठीक है, रीजन के अकॉर्डिंग जो इम्बैलेंसेस चल रहे थे, उन सारे इम्बैलेंसेस को क्या करने की बात की गई, कि ये सारे के सारे इम्बैलेंसेस हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव देम ऑल टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू कॉमन स्कूल सिस्टम। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की एजुकेशन पे भी फोकस किया गया कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। मोर इंटेंसिव एफर्ट्स आर नीडेड टू डेवलप एजुकेशन अमंग बैकवर्ड क्लास, जो ओबीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी के बच्चे हैं या ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके लिए भी पढ़ाई दी जाए। और जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशल क्या किया जाए, स्पेशल एजुकेशन फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाए। देयर शुड बी सेपरेट ऑफ लिटरेसी एंड अडल्ट एजुकेशन, इट शुड बी एडवांटेजेस टू हैव ब्रॉडली यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब आप खुद देखो, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिसके बारे में इन्होंने कुछ ना कुछ नहीं बोला। तो ये अकेला कमीशन ही, मतलब समझ लीजिए प्री पोस्ट का 25% एरिया कवर कर रहा है। ये जो कोठारी कमीशन है ना, जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, तकरीबन उसका 25% तो इसने ही कवर कर लिया, चाहे फिर वो कॉमन स्कूल हो,
चाहे वो नेबरहुड स्कूल हो, चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन हो, चाहे दिव्यांग की बात हो रही हो, चाहे इंटरनेशनलाइजेशन की बात हो, काफी सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आ रही हैं। और मैंने इसी वजह से इसमें कुछ भी स्किप नहीं किया, मैंने सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं ताकि जब आप इसको पढ़ो तो आप लोगों को ये याद हो जाए और यहां से जैसे जितना जैसा मर्जी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर है वो बड़ी आसानी से दे सकते। दिव्यांग का मतलब जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको ऐसा फील ना हो कि हम किसी से कम है, हम उन बच्चों को भी बाकी बच्चों की तरह ही एजुकेशनल फैसिलिटीज है वो दी जाए। स्पेशल चिल्ड्रन, यस, स्पेशल चिल्ड्रन बोल सकते हो। यूनिवर्सिटी लेवल पे द नंबर ऑफ whole time students to be admitted at university department should be determined with the reference of laboratory। अब ये भी बोला गया कि भाई जो यूनिवर्सिटीज में सॉरी जो कॉलेजेस में एडमिशन होगी ना वो अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, उसके पैरामीटर डिसाइड कर दिया। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड बच्चों को एडमिशन दे रहे हो। स्कूल में कॉलेज में लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, अदर फैसिलिटीज हैं, स्ट्रेंथ है, इन सारी चीजों पे फोकस करके ही क्या किया जाएगा, बच्चों को एडमिशन दी जाएगी। नई यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश करने के बारे में बोला गया। क्या किया गया, ये बोला गया कि नई यूनिवर्सिटीज है उनको एस्टेब्लिश किया जाए। स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एंड इंप्रूवमेंट स्टैंडर्ड, वही स्टैंडर्ड्स की बात हो रही थी। और cluster center of advanced study should be strengthened and small number of cluster of center aiming at highest possible standards। तो रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए क्लस्टर ऑफ सेंटर्स बनाए गए ताकि हम रिसर्च को और आगे बढ़ा सकें, रिसर्च को और आगे लेके जा सके। क्योंकि इस लेवल पे आके हमें ये बात समझ में आ गई थी कि विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट मॉडर्नाइजेशन, विदाउट डेवलपमेंट हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें साइंस की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसके लिए क्लस्टर ऑफ सेंटर की बात यहां पे की गई। देयर इज अ नीड टू गिव इंक्रीज सपोर्ट टू रिसर्च, वही बात हो रही है कि हमें पूरे का पूरा फोकस किस पे करना चाहिए, रिसर्च 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 रिसर्च, साइंस साइंस रिसर्च, वही पॉइंट अब बार बार घूम के आ रहे हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसने रिसर्च और साइंस के बारे में काफी सारे पॉइंट्स हैं वो बोले थे, राइट। हाँ, रिसर्च और साइंटिफिक नॉलेज के बारे में इन्होंने काफी सारे पॉइंट्स के बारे में बोला था। हाँ, अब उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे भी मैं स्टार लगा रहा हूं। इसके लिए ये बहुत कमीशन फेमस हुआ लैंग्वेज पॉलिसी के लिए, ये अपनी लैंग्वेज पॉलिसी के लिए काफी फेमस हुआ। मतलब कि यहां पर लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला वो इंट्रोड्यूस किया गया। जो लोअर प्राइमरी लेवल था उसमें सिर्फ एक भाषा होनी चाहिए, वो भी उनकी मदर टंग होनी चाहिए या रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं। हायर प्राइमरी आ गया, उसमें 2 लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई थी, एक मदर टंग और दूसरी हिंदी या इंग्लिश। और सेकेंडरी लेवल पे 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें एक आपकी मदर टंग होनी चाहिए, एक हिंदी होनी चाहिए और तीसरी कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज हो सकती है। देयर कैन बी एनी मॉडर्न लैंग्वेज। जैसे अगर हिंदी आपकी मदर टंग है तो आप लोगों की हिंदी साथ में इंग्लिश और कोई भी मॉडर्न हिंदी इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज हो जाएगी। और अगर हिंदी आपकी मदर टंग नहीं है तो हिंदी और इंग्लिश तो होगी ही होगी, उसके साथ आपकी मदर टंग हो जाएगी, ठीक है जी। मतलब समझ रहे हो ना, पंजाबी हो सकता है, जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसकी भाषा आप लोगों को, या संस्कृत कोई भी भाषा है वहां से आप लोगों को वो क्या की जाएगी, वो पढ़ाई जाएगी किसी भी तरीके, कोई भी भाषा है वो आप लोगों को वहां पे पढ़ाई जाएगी। तो ये लैंग्वेज पॉलिसी है या जो लैंग्वेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोठारी कमीशन की बात करते हो। प्लीज बी श्योर कि इसको आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से दिमाग में बिठा लें
कि जो लैंग्वेज की पॉलिसी है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो लोअर प्राइमरी थी उसमें 1 भाषा, हायर प्राइमरी में 2 भाषा, सेकेंडरी में 3 भाषा, और उन 3 भाषाओं की भी अलग अलग क्लासिफिकेशन दे दी थी। मदर टंग का होना जरूरी कर दिया। ठीक है जी, मदर टंग का होना जरूरी कर दिया हर लेवल पे। राइट, ओके। अब अलॉन्ग विद अब कोठारी कमीशन ने कुछ और बोला, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड लिटरेचर पर्टिकुलरली साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इन रीजनल लैंग्वेज। ठीक है कि आपका जो सब्जेक्ट है ना, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, वो आप लोग। देयर शुड बी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी असिस्टेड बाय यूजीसी। यूजीसी की जो यूजीसी के अंडर, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज किसके अंडर आ गई थी, यूजीसी के अंडर आ गई थी। सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो किसके अंडर आ गई थी, वो यूजीसी के अंडर आ गई थी। तो कहीं ना कहीं यूजीसी की ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि वो उन यूनिवर्सिटीज को फंड करे, उन यूनिवर्सिटीज को और आगे लेके जाने में हेल्प करे। और साथ ही रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बना दी जाए। समझ रहे हो ना, क्या बना दी जाए, रीजनल लैंग्वेज आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बन जानी चाहिए। समझ रहे हो ना, आप अब किसी दफ्तर में जा रहे हो, किसी ऑफिस में जा रहे हो, तो वहां पर जो मेन लैंग्वेज यूज की जाएगी, जिसको आप कोर्ट लैंग्वेज बोल देते हो, वो आपकी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, ताकि सब लोग उसको समझ पाए, ताकि कोई अगर अनपढ़ बंदा, कोई इलिटरेट बंदा भी वहां पे जाए तो उसको भी वो समझ में आए, अच्छा यार यहाँ पर ये बात बोली जा रही, यहां पर ये बात बोली जा रही। ठीक है, वो रीजनल लैंग्वेज का होना जरूरी। रीजनल लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है जी, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया ये क्या होता है। हिंदी संस्कृति ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट फॉर फर्दर डेवलपमेंट, इसके साथ साथ टैलेंट डेवलपमेंट की बात की गई थी। हर स्टेट में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्री, और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग है वो होनी जरूरी है। मतलब वही समझ लो ना, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्री हुआ, और अदर जो पढ़ा था ना, कौन सा था वो, मैन पावर, यहां पर था ना ये कंसेप्ट, एक यहां पे था ये मैन पावर अप्रोच। इस मैन पावर अप्रोच की बात की गई, इस मैन पावर अप्रोच की बात की गई कि मैन पावर अप्रोच पे फोकस होना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। राइट, यस, हो गया ये आपका। उसके बाद इन्होंने फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात बोली। सेम टू सेम वही सारी चीजें जो चल रही हैं वही हैं, ठीक है, 1-2 स्लाइड है, पढ़ लेना। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, ये किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई, ये कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाई गई। ठीक है जी, मतलब कोठारी कमीशन ने ये रिकमेंड किया था, कोठारी कमीशन ने ये बोला था कि इंडिया के अंदर एक एजुकेशन पॉलिसी का होना जरूरी है। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल लेवल पे एक एजुकेशन पॉलिसी का होना जरूरी है। अराइजिंग आउट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठारी कमीशन, द नेशनल पॉलिसी ऑफ 1968 marked a significant steps in the history of independence India. उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के टाइम पे हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है 1968 है, वो इंट्रोड्यूस की गई थी। इट एम टू प्रमोट नेशनल प्रोग्रेस, अ सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप एंड कल्चर, एंड टू स्ट्रेंथ नेशनल इंटीग्रेशन। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो अगर पूरे देश के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी होगी तो उससे इंटीग्रेशन, उससे कॉमन सिटीजनशिप, उससे कल्चर, इन सारी चीजों पे क्या किया जा सकता है, बड़ी आसानी से फोकस किया जा सकता है। इट लेड स्ट्रेस on the need for radical reconstruction of education system to improve the quality of all stages and give much attention to science and technology. ये भी कोठारी कमीशन की भाषा बोल रही थी। इसने भी ये बात महसूस की कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है
उसको पूरे तरीके से क्या करने की जरूरत है, रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। पूरे तरीके से उस एजुकेशन सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। बहुत बड़े लेवल पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, समझ लो ना, बहुत बड़े लेवल पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर हम बहुत बड़े लेवल पे इंप्रूव करेंगे तभी ओवरऑल चीजें चेंज हो पाएंगी, फिर वो चाहे प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल पे हो, और चाहे वो हायर एजुकेशन के लेवल पे। हर लेवल पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एट ऑल द स्टेजेस। हर लेवल पे चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें की गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो एजुकेशन थी वो 1976 में 1976 में कंकरेंट लिस्ट में आ गई। कंकरेंट लिस्ट समझते हो ना, कल भी बताया था। जैसे इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है, फेडरल सिस्टम चलता है। कौन सा सिस्टम चलता है, फेडरल सिस्टम चलता है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम के अंदर आप स्टेट और सेंटर दोनों मिलके चलते हैं। सो 1976 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है, कल भी बताया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था। अच्छा, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया ये क्या है। अच्छा, ये फोटो लगी हुई है, अच्छा ये पेंसिल टूटी हुई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इतने पंचर लगे हुए हैं। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ये पेंसिल पेंसिल क्यों कर रहे हो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया अच्छा कि पेंसिल पड़ी हुई है नीचे। मैं सोचू कमेंट्स में पेंसिल पेंसिल क्यों हो रही है। अच्छा, ये बेचारी को ऐसे टूट रखी है ना। इंडिया हैज अ फेडरल सेटअप and education is the concurrent responsibility of both the state as well as the center. Post independence education was the responsibility of state while the center was given the function of coordination and determination of standards. कि भाई जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे, जो कोऑर्डिनेशन की जाएगी वो सेंटर के द्वारा की जाएगी, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको आगे लेके जाना वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। 76 में एंट्री नंबर 25 था, 42nd अमेंडमेंट थी, जिसमें कनकरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अब स्टेट और सेंटर, स्टेट प्लस सेंटर, शेड्यूल भी लिख लो, शेड्यूल 7 आर्टिकल 21, कि अब जो एजुकेशन है वो हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट ये नहीं बोल सकता कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर वाले ये नहीं बोल सकते कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, सेंटर और स्टेट दोनों मिलके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इज इट क्लियर, दोनों की ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहां पर देखने को मिली। राइट, बाकी कल करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू, क्योंकि अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और ये जो है ना इसको थोड़ा सही कर लेना यार, ये 68 नहीं है, ये 86 की पॉलिसी है। ये जो पॉलिसी है 1986 वाली है, ठीक है। इसको स्लाइड में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं कल इसको चेंज करके ही पढ़ाऊंगा आपको। 86, ये भी 86, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, हायर एजुकेशन में नंबर लेने का एक ही एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको साथ ही साथ रिवाइज करते रहो। जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको उतना रिवाइज करते रहो। और प्लीज कल और परसों वो 4 घंटे वाली मैराथन क्लास को जरूर देखें। जो वो 4 घंटे की मैराथन क्लास है ना, उसको जरूर से देख लेना सब बच्चे।
ठीक है जी, ये जरूरी है। कल की क्लास होगी या नहीं होगी, जैसा भी होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। आज रात को 8 बजे ना एक्चुअली गलती से 2 क्लासेस आ गई हैं, मैं बता दूंगा पेपर 1 की होगी या पेपर 2 की होगी। 5 बजे तक आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर पेपर 1 की होगी तो वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग की होगी, और अगर पेपर 2 की होगी तो फिर वो फिर तो कॉमर्स वालों की होगी, ठीक है। मैं 5 बजे से पहले आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। एक तो होगी, दोनों में से कंफर्म है, या पेपर 1 की या पेपर 2 की, दोनों में से जो भी होगी उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।